अच्छा जी, हम लोग मार्च पेपर कर रहे थे, आई थिंक पेपर 1-2 कर रहे थे। Let's do this paper again. कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था हम लोगों ने? आई थिंक यहीं तक किया था इसको, क्वेश्चन 22 तक किया था, आई रिमेम्बर। नहीं, 20 तक किया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था, राइट? अहमद, आवाज आ रही है? जी मुझे याद नहीं है कौन से क्वेश्चन किया था, शायद 20 का ही बोला था आपने। क्या आखिर 20 करेंगे? हाँ, आई थिंक 20 ही किया था, but done stretching the sample papers here. Okay, so we are starting off with question 21. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? So we are starting off. I hope nobody is waiting in the class. अच्छा जी, alright. So question number 21 says a progressive radio wave. हमें पता है रेडियो अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो तो रेडियो वेव की स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 75 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है? ये प्रीफिक्सेस हमें पता है। और हमसे पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वेव दैट आर 50 सेंटीमीटर्स अपार्ट। सो आई एम ड्राइंग दिस रेडियो वेव हियर। सो लेट्स सपोज दिस इज द रेडियो वेव, ठीक है? बल्कि एक बनाते ना, दो क्यों बनाए? सो दिस इज अ रेडियो वेव। इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और प्रोग्रेसिव वेव में फेज डिफरेंस का एक अलग तरीका है। रिमेंबर, स्टेशनरी वेव में फेज डिफरेंस निकालने का तो रट्टा होता है। स्टेशनरी वेव में क्या रट्टा होता है? सेम लूप के अंदर दो पॉइंट्स हैं, 0 डिग्रीज फेज डिफरेंस, और एडजेसेंट लूप्स के अंदर अगर दो पॉइंट्स हैं तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव के लिए फॉर्मूला होता था फेज डिफरेंस का, अगर आपको याद हो, ये डेल्टा एक्स ओवर लैम्डा इंटू 360 डिग्री, या फिर डेल्टा टी ओवर टाइम पीरियड इंटू 360 डिग्री। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमें ये दिया हुआ है डेल्टा एक्स, हमें बोला है दो पॉइंट्स जो हैं वो 50 सेंटीमीटर अपार्ट है। अगर मुझे वेवलेंथ निकालना आ जाए तो मैं फेज डिफरेंस निकाल लूंगा 2 सेकंड। So let's use these two values to find the wavelength. Lambda will be equal to V over F. So this divided by this, I should get the wavelength. So when you do 3 exponent 8 upon 75 exponent 6, what should we get? We should get 4 meters. सही है, लैम्डा कितना आ गया? 4 meters. और डेल्टा एक्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यानी कि how further apart are the 2 points, that's called डेल्टा एक्स। वो है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर। अगर वो मीटर्स में है लैम्डा तो इसको भी मीटर्स में रखेंगे, दोनों को सेंटीमीटर्स में कर लो। और अब वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 0.5 over 4। 50 सेंटीमीटर्स का मतलब है 0.5 मीटर्स, राइट? Wavelength is 4 into 360 degrees, we should get the phase difference 45। 45 degrees, यानी कि B is the answer। सही है, समझ में आ गया क्वेश्चन? Okay, question number 22. Question number 22 is which statement is correct for longitudinal wave but not correct for transverse wave? इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए तो सही है लेकिन ट्रांसवर्स के लिए सही नहीं है? ओके, दे कैन फॉर्म स्टेशनरी वेव्स, नहीं तो दोनों के लिए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर बोथ। लॉन्गिट्यूडनल में भी, यानी हमने देखा है लाउड स्पीकर के थ्रू जो आवाज बनती है साउंड वेव, वो उसमें भी स्टेशनरी बनती है, और रोप्स के थ्रू भी स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल व्हिच इज अ साउंड वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक हो गया? they can only travel through vacuum. No, it's not correct. इसका रीजन ये है कि longitudinal wave can travel through vacuum। ये longitudinal के लिए तो सही है लेकिन ट्रांसवर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन सही नहीं। इट्स नॉट करेक्ट फॉर ट्रांसवर्स, ठीक होगी बात? सो द आंसर इज बी। बट फिर भी हम सी और डी पढ़ लेंगे क्योंकि हमें पता है लाइट जो है वो भी एक ट्रांसवर्स वेव है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, सो दे कैन travel through vacuum also. They cannot only travel through medium. So this information is wrong for transverse wave. अच्छा, option C, they can transfer energy in the direction of travel. They can transfer energy in the direction, ये तो दोनों कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे ऑप्शन सी में, पता है क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो है उसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं, वो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। दोनों में एनर्जी फॉरवर्ड ही ट्रांसफर हो रही होती है। वेव बोलते किसको है? एनर्जी ट्रांसफर को ही बोलते हैं ना वेव। तो इन दोनों में एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अब पार्टिकल्स वाइब्रेट किस डायरेक्शन में करते हैं? वो ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द वेव मोशन। बट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन बोथ द केसेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर हमने रस्सी से ये वाली वेव बनाई, इसमें भी एनर्जी यूं ट्रांसफर हो रही है फॉरवर्ड, और वेव भी ऐसे ही जा रही है फॉरवर्ड। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में भी यही सीन है। I hope it is clear. So please do not get confused in option C. Most people think it's C because वो उन्होंने बचपन से वो याद की भी है कि particles vibrate perpendicular and particles vibrate parallel, but energy is transferred always in the direction of wave. ठीक है? They consist of peaks and troughs. It's wrong for longitudinal. It's not correct for longitudinal. So option B is the only correct option. Okay, question number 23. इसको एक दफा पढ़ लें. It's a good question. Little deceiving question. Question number 23. ठीक है, एक दफा पढ़ लें इसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो। सवाल नंबर 23। मैं जब तक देख लूं जूम पे कोई मीटिंग। Okay. So question number 23 is a good question. I want you to read it once nicely. मेरी आवाज क्लियर है या लैग हो रही है? क्लियर है। Okay. जी भाई। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये एक ये कौन सी वेव है? ये है स्टेशनरी वेव है। ओके, सो दिस इज अ स्टेशनरी वेव। अच्छा, किसी को कोई इशू हो तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, क्योंकि अगेन जूम पे मेरी विंडो नहीं आ रही होती है सामने। चले ओके, तो किसी का अगर कोई क्लास में एंटर ना हो पा रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी ना किया करें आप। उसमें भी अजीब मसला आ गया है, तो आप मुझे नॉर्मल पे मैसेज कर सकते हैं। वो फॉरन पॉपअप नहीं होता मेरा व्हाट्सएप पे, नोटिफिकेशन नहीं आती है। ठीक है, अच्छा जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें ये है कि अगर आपने सवाल पढ़ा हो तो कह रहे हैं लाउड स्पीकर जहाँ पे ना वो एक एंटी नोड होता है, और ये तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लाउड स्पीकर, जब स्टेशनरी वेव बनती है तो ओपन एंड जहाँ पे होता है वहाँ एंटी नोड होता है। अच्छा, शुरू में माइक्रोफोन उसने बोला, हमने लाउड स्पीकर से शुरू किया, अगर आप पढ़ें तो। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। लाउड स्पीकर इज एमिटिंग साउंड of a wave of single frequency, okay, यहाँ तक फजूल बातें हैं, is placed as a distance L from a reflecting surface, okay. Stationary wave is formed with an antinode at the loudspeaker. मैंने यहाँ पे A बना दिया, ठीक है, antinode at the loudspeaker. Microphone is moved from the loudspeaker to the reflector. जो माइक्रोफोन अभी आपको यहाँ दिख रहा है, ये शुरू में यहाँ पर था. So this was the real position of the microphone, and it is moved to the reflector starting from the loudspeaker. So right now it is an antinode, which is a antinode का please remember, अगर आपको याद हो loud sound जहाँ होती है वो antinode होता है, loud sound, and node means no sound या minimum sound, no sound या minimum sound, ठीक है, that's node, zero displacement और no displacement. अच्छा जी, तो माइक्रोफोन राइट पे लेके गए. Before the microphone reaches the reflector, please remember this word before has a lot of meaning here. Not at. It's not written that at the receiver, at the reflector. Before the reflector, it detects 4 points where the sound intensity is a minimum. चार रास्ते में चार ऐसी जगहें आ रही हैं जहाँ पे नोड्स आ रहे हैं, मिनिमम आ रहा है. तो देखो मैं रास्ते में 4 नोड्स बनाने वाला हूँ. 1 2 3. क्या चौथा नोड रिफ्लेक्टर पे होना चाहिए? नहीं, ये चौथा नोड रिफ्लेक्टर पे नहीं होना चाहिए. उससे पहले बिफोर द रिफ्लेक्टर
रिफ्लेक्टर पे तो नोड होगा ही होगा क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड पे तो नोड होता ही होता है। लेकिन कह रहा है बिफोर द रिफ्लेक्टर हमें 4 दफा वो आ चुकी हुई है, बिफोर द रिफ्लेक्टर हमारे पास 4 दफा मिनिमम साउंड आ चुके हैं। इसका मतलब ये जो चौथा नोड है इट हैज टू बी बिफोर द रिफ्लेक्ट। सो ये सारे नोड्स मैं वापस इरेज कर रहा हूँ, यानी कि टोटल 5 नोड्स होने चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि उसने बोला है बिफोर द रिफ्लेक्टर। दिस इज द नोड दैट इज बिफोर द रिफ्लेक्टर, ठीक है, दिस इज द नोड दैट इज बिफोर द रिफ्लेक्टर। ओके, सो 4 दफा मिनिमम साउंड आई है, ये पहली मिनिमम साउंड, ये दूसरी मिनिमम साउंड, ये तीसरी मिनिमम साउंड और ये चौथी दफा मिनिमम साउंड आई, और बिफोर द रिफ्लेक्टर तक की भी बात हो रही फिलहाल। ओके, तो कह रहे डिटेक्ट्स 4 पॉइंट्स वेयर द साउंड इंटेंसिटी इज अ मिनिमम, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो अगर 4 दफा यहाँ पे नोड आया तो इसका मतलब आखिरी नोड जो है वो 5वां आखिरी नोड है। अभी सारे डिस्टेंसेस काउंट कर लें और वहां से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, तो काउंट कर लेते हैं। दिस इज 1/4, इस तरह के कितने डिस्टेंस है 1/4 वाले, 1 2, नहीं सॉरी सॉरी, बीच में वो बनाने भी तो है, मैंने नोड्स के बीच में एंटी नोड नहीं छोड़े हुए, अभी वो बना लेता हूँ। सो ये एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, क्योंकि दो नोड्स के दरमियान एक एंटी नोड भी होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 1/4, एक और दफा 1/4, एक और दफा 1/4 1/4, तो कितने 1/4 आ रहे हैं आप काउंट करें, 9 1/4 आएंगे पूरे एल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 times आ रही है, तो लेंथ इज 9 times of 1/4 lambda, it's 9/4, 9/4 lambda. Length is, what is the length of the tube equal to? 9/4 lambda, so lambda is going to be 4L/9. Lambda is going to be 4L/9, so it's going to be C. ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता था, 9/4 की जगह और क्या हो सकता था, 11/4 लैम्डा भी हो सकता था, क्योंकि बिफोर द रिफ्लेक्टर चौथा नोड आया, हो सकता है उसके बाद 2 और नोड्स आए हो, मैंने तो यहाँ 5वां बनाया, हो सकता है 2 और आए हो, 11/4 हो सकता है 13/4 हो, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं है तो इसका मतलब ये वाला था 9/4 वाला। ठीक होगी बात, आई होप इट इज क्लियर, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। सी द वर्ड बिफोर हैड अ लॉट ऑफ मीनिंग, अगर ये वर्ड एट होता, फिर यही वर्ड बिफोर नहीं होता बल्कि एट द माइक्रो, एज द माइक्रोफोन रीचेस द रिफ्लेक्टर, यानी कि एट द रिफ्लेक्टर, तो फिर ये वाला नोट जो है मैं यहाँ बनाता, तो फिर ये 9/4 की बजाय 7/4 हो जाता है ना, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, अगर आखिरी नोट रिफ्लेक्टर पे होता, लेकिन उसने बोला चौथी मिनिमम साउंड रिफ्लेक्टर से पहले आ चुकी है, इसका मतलब रिफ्लेक्टर तक वो एक और नोड होगा, है ना, और हो सकता है 2 और नोड्स, 11/4 भी हो सकता है, 13/4 भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता, तो ऑप्शन में क्योंकि 9/4 वाला ऑप्शन करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 24, यहाँ तक सही ये बात समझ में आ रही है? हेलो जी सर। ओके गुड, हो गया। क्वेश्चन 24, तो जिसको समझ नहीं आया प्लीज वो बता दिया करें, ठीक है, which is very obvious thing to say. Ibrahim. जी जी, अच्छा मैं क्या बता रहा था, हाँ क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी, ये तो बहुत आसान है सवाल नंबर, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है, यहाँ पे वेव फ्रंट सारी क्लोजर टुगेदर है, और राइट साइड पे वेव फ्रंट जो है वो सारी अवे है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जी है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, है ना, अप्रोच कर रहा है एक्स को, इसी वजह से यहाँ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होगी लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स हिट कर रही हैं इन एवरी सेकंड। अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ होगा तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्यों, बिकॉज उसको जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लेस नंबर ऑफ वेव्स हिट कर रही है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है।
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी हमें पता है अप्रोच करते वक्त ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और दूर जाते वक्त ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स जो हिट कर रही होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं जब ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। ओके, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? एट x observed frequency is more and at y observed frequency is less than the actual frequency at y and more than the observed actual frequency at x. Okay, question number 25. इसको आपको मेमोराइज करना है सारे ऑर्डर की वेवलेंथ। इसमें पूछा कौन सी वेवलेंथ गलत है, गामा की भी सही दी हुई है, एक्सरे की भी सही दी हुई है। रिमेंबर एक्सरे और माइक्रोवेव का एक क्वेश्चन आया था कि इन दोनों में कितनी वेवलेंथ का फर्क होता है। तो मैंने बताया था वहां पे आपको कि माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होती है वो ये नहीं बल्कि 10 की पावर -2 होती है और एक्सरे की वेवलेंथ 10 की पावर -10 होती है। तो ये तो सही थी वे एक्सरे की, ये गलत थी, ठीक है। तो एक्सरे की वेवलेंथ सही है, माइक्रोवेव की 10 की पावर -2 होती है विच इज रॉन्गली गिवन। सो इंफ्रारेड की भी सही थी हुई है और बाकी सब भी सही है, ठीक है। तो यहीं से मेमोराइज करना है कुछ को। ओके, सो द आंसर वाज डी बिकॉज़ दिस इज रॉन्ग, इट शुड हैव बीन -2. Two waves P and Q meet at X and superpose. Question number 26 we are doing. दो वेव्स हैं P and Q, तो ये देखे मैं बना देता हूँ, ये एक वेव ये है, अच्छा दूसरी वेव ये है, इसको बनाते हैं हम रेड से, ठीक है। ये छोटी वेव बनाई है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। जब दो वेव्स मीट करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वल टू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? व्हेन टू वेव्स मीट और सुपरपोज द रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेव, राइट, यही था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड होते हैं, जब डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा ही है ना। तो इस क्वेश्चन में दो वेव्स मीट कर रही हैं, एक दफा कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, यानी कि उनके एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे, और एक दफा देखें पहली दफा जब वो मीट की थी तो 0 डिग्री फेज डिफरेंस है मीट की थी। तो जब उनका ऐड हुए थे एम्पलीट्यूड्स A1 + A2 ऐड हुए थे तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड था 14, ठीक होगी बात। और जब वो डिस्ट्रक्टिवली मीट किए थे यानी कि 180 डिग्री फेज डिफरेंस था, 180 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब रिमेंबर डिस्ट्रक्टिवली मीट करना होता। इफ यू डू नॉट रिमेंबर आई विल मेक यू रिमेंबर। पाथ डिफरेंस इज 0 लैम्डा, phase difference is also 0 lambda. Path difference is 0.5 lambda. Phase difference is 180 degrees. Remember? Young double slit. मैंने बोला था लैम्डा की जगह 360 लिख लिया करें तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। एनीवेज, सो 180 डिग्री फेज डिफरेंस मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें A1 - A2 यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हुए, उस वक्त रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था? सेम पॉइंट x के ऊपर 4। अब ये क्वेश्चन आप मेंटली करेंगे, ठीक है, ट्रायल एंड एरर के थ्रू करेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रूल, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ इसको, ठीक है। और वो क्या है कि ऐसे कोई दो एम्पलीट्यूड सोचो जिनको ऐड करने से 14 बने और जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 4 बने, खत्म। तो उसमें कौन से दो हो सकते हैं? क्या ये 10 और 4 हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 10 + 4 होता है 6, 10 - 4 होता है, नहीं सॉरी, 10 + 4 कितना होता है? 14, और 10 - 4 कितना होता है? 6। तो एक हमें 14 बनाना है और एक कितना बनाना चाहिए? कितना बनाना था? 4। तो ये तो नहीं हो सकते वो दोनों एम्पलीट्यूड। क्या हो सकते हैं? कौन बता सकता है? अहमद के और अब्बास के और अरीब के अलावा, अहमद, अब्बास, अरीब के अलावा कोई बता दें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दो ऐसे नंबर ऐड करने से 14 बने, सब्ट्रैक्ट करने से 4 बने। जी भाई, 3 बच्चे ही आंसर करते हैं, तो उनके अलावा कोई बता। तला, जी भाई तला, हेलो, नहीं किसी को इतनी मैथ्स आती? ओके भाई, आप तीनों में से कोई बता दो। साइमल्टेनियस कर सकते हैं इसको? नहीं,
यार साइमल्टेनियस हाँ कर सकते हैं, वैसे क्यों करना है साइमल्टेनियस यार, इतने बच्चों वाला सवाल। हाँ सही कह रहे हो यार, साइमल्टेनियस भी तो कर सकते 5 और 9 ना, तो डी हैं। आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ ना, हाँ इसको साइमल्टेनियस करने की जरूरत नहीं है वैसे, 5 और 9 मेंटली कर लो खत्म। वरना आप सही कह रहे हो यार, साइमल्टेनियस हो सकता है, तो ज्यादा है। मगर आप सोच लें 5 और 9 खत्म। तो कह रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेव, तो 5 ऑब्वियसली, या तो 5 होता है या तो 9 होता है, दोनों करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 10 देखें एक 10 का और 4 सकता है। नहीं 10 और 4 नहीं हो सकते ना, 10 और 4 से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 14 है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 10 माइनस 4 तो 6 होता है ना। अच्छा हाँ सही, तो चलो 9 प्लस 5 होता है 14, और 9 माइनस 5 होता है 4। तो यानी कि एक वेव का एम्पलीट्यूड 9 था, दूसरे का 5 था, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टिवली मीट किए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 14 हो गया, जब डिस्ट्रक्टिवली मीट किए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 4 हो गया। ठीक है, बाकी साइमल्टेनियस से भी कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। A water wave is diffracted या diffracted as it passes through a gap between the two barriers in a ripple time। ठीक है, आपने इसके भी काफी सवाल कर लिए हैं। देखें ये गैप है समंदर में कहीं, लेट से ये वेव फ्रंट्स आ रही, और डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ये वेव फ्रंट्स आफ्टर पासिंग थ्रू दिस गैप इस तरह होना शुरू हो जाती हैं, फैलना शुरू हो जाती हैं, कर्व्ड हो जाती है। क्या चीज सेम रहनी चाहिए? वेवलेंथ सेम रहता है। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं कि जो गैप है गैप भी सेम रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, क्या पूछा है? विच टू फैक्टर्स बोथ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व। इसकी जो स्प्रेडिंग हो रही है, जो सर्कल बन रहे हैं, यानी कि स्प्रेडिंग का ताल्लुक कौन से फैक्टर्स के ऊपर है? तो मैंने आपको काफी दफा बताया हुआ है कि जो गैप साइज होती है, ये गैप साइज शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। द विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी कि जो गैप होती है, ये हर गैप पे नहीं होगी, इसको कंपेरेबल होने चाहिए टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो एक तो विड्थ गैप हो गया, बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस में, पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, ऑप्शन डी ही करेक्ट, द वेवलेंथ एंड द विड्थ गैप। ठीक है, तो ये हमने काफी दफा डिस्कस किया हुआ है कि जो विड्थ ऑफ द गैप है, इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। ऑलराइट, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, सही, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पे और वेव की गैप की डिफरेंट गैप पे, गैप साइज। तो ऑप्शन इज डी। ठीक है, सो इट्स इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। दिस इज यंग डबल स्लिट टाइप क्वेश्चन, यानी कि दो सोर्सेज से वेव्स आके मीट कर रही हैं एट एस। ठीक है, और पाथ डिफरेंस से पता चलता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, अगर आपको याद हो, डबल स्लिट में बिल्कुल दोनों स्लिट्स के दरमियान वाला जो सेंटर ब्राइट स्पॉट होता था, ये वाला, जो बिल्कुल जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है इनका। एक सेकेंड, ये जो पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, ये इसके लिए, ये सेंटर ब्राइट जो स्पॉट होता है, इसका पाथ डिफरेंस हमने कहा था, याद रख लो, 0 लैम्डा होता है ना, फेज डिफरेंस 0 डिग्रीज। उसके बाद अगला जो ब्राइट स्पॉट आता है वो कितने पे आता है? वो आता है 1 लैम्डा पे। उससे पहले एक डिस्ट्रक्टिव होता है 0.5 लैम्डा पे, याद है आपको? तो जितने भी कंस्ट्रक्टिव होते थे, यानी कि जहां जहां ब्राइट स्पॉट आता था, वो होते थे सब 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, याद है एन लैम्डा पढ़ा था हमने, P2 में आता था। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए था? n प्लस हाफ लैम्डा, यानी कि 0.5, 1.5, 2.5। मगर इन सब के लिए शर्त ये थी कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 डिग्रीज था, यानी कि जो दोनों सोर्सेज हैं वो एक साथ स्टार्ट होने चाहिए थे। अगर ये दोनों सोर्सेज 0 डिग्री फेज डिफरेंस पे ना हो, बल्कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो, दोनों सोर्सेज पी एंड क्यू, जो कि लाइट बना रहे हैं, जो कि वेव्स बना रहे हैं, अगर वही आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री, तो उलट हो जाएगा। क्या उलट हो जाता है? जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, वहां डिस्ट्रक्टिव होती है फिर, यानी कि 0 लैम्डा पे फिर हमें ब्राइट के बजाय डार्क स्पॉट दिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस क्वेश्चन में यही हो रहा है। अब आप पढ़ें इस क्वेश्चन, ये जो पी एंड क्यू है, ये जो वेव्स बना रहे कोहेरेंट, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है,
तो जो हमने रट्टा लगाया है जहाँ पे 0 लैम्डा को ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, अब वो 0 लैम्डा डार्क स्पॉट होएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ लो। तो एट द पॉइंट एस देयर इज अ मिनिमम, कह रहे हैं एस पे मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है डार्क स्पॉट। तो डार्क स्पॉट नॉर्मली तो होता था 0.5 लैम्डा पे, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, 1.5 लैम्डा पे, ठीक है, यानी कि हाफ 3/2 पे, है ना। लेकिन अब डार्क स्पॉट नहीं होगा, अब इन पे ब्राइट स्पॉट बनेंगे, और जहां पहले ब्राइट होते थे अब वहां डार्क होंगे। अब डार्क स्पॉट कहाँ होंगे, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, यानी कि अब स्टोरी पूरी उलट हो जाएगी, स्टोरी चेंज हो जाएगी। सही है, तो कह रहे हैं कहाँ पे ये एस हो सकता है, एस हो सकता है 1 लैम्डा पे, या 0 लैम्डा होता वो भी सही था, 2 लैम्डा होता वो भी सही था। तो सारी स्टोरी क्यों चेंज हुई, बिकॉज ये जो दो सोर्सेज हैं जो वेव्स बना रहे हैं, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आई होप इट इज क्लियर। अगर ये बोलता कि सोर्स पी एंड क्यू आर 0 डिग्री एंड इन फेज, तो फिर ये आंसर या तो बी भी होता वो भी सही था, या डी होता वो भी सही था, क्योंकि इसका मतलब है 0.5 लैम्डा जो नॉर्मली डार्क स्पॉट की प्लेस थी, पहली डार्क स्पॉट की प्लेस थी, और ये है 1.5 लैम्डा जो कि नेक्स्ट डार्क स्पॉट की प्लेस। ओके, लेट्स नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सही, जितना है उतना ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। Read this question also, it's a good question. इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जून 21 में 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, 1 2 और 1 ये 1 दोनों लास्ट में है। क्वेश्चन में समझ नहीं आया आंसर लैम्डा क्यों है। अच्छा, अब्बास नॉर्मली अगर मैं आपको याद कराऊं, देखो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको याद कराऊं, यहाँ स्क्रीन है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में बनता था ब्राइट स्पॉट, फिर आता था डार्क, फिर आता था ब्राइट, फिर आता था डार्क, सिम है ना, फिर ब्राइट, फिर dark। याद है ये? जी सर। ब्राइट स्पॉट पे पाथ डिफरेंस होता था 0 लैम्डा, अगले ब्राइट पे पाथ डिफरेंस होता था 1 लैम्डा, इसी तरह ये वाले ब्राइट पे भी पाथ डिफरेंस होता था 1 लैम्डा। सही कह रहा हूँ? अच्छा, डार्क जी सर। स्पॉट के बारे में क्या ख्याल? डार्क स्पॉट पे कितना होता था पाथ पे डिफरेंस? 0.5 हाफ लैम्डा। ये वाले डार्क स्पॉट पे पाथ डिफरेंस क्या होता था? 3/2 लैम्डा। ये वाले डार्क स्पॉट पे हाफ लैम्डा, और ये वाले डार्क स्पॉट पे 3। ये कब होता था? नॉर्मल, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन का क्या मतलब है? नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है ये जो 2 लाइट सोर्सेज आ रही हैं, दे आर 0 डिग्रीज फेज डिफरेंस। सही, ये नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है इन फेज वेव्स। कोहेरेंट तो होती हैं लेकिन इन फेज भी थी। व्हाट इज एन एबनॉर्मल क्वेश्चन? दिस इज एन एबनॉर्मल क्वेश्चन। कलर चेंज करके बताऊंगा। हाँ सही है सर, समझ एबनॉर्मल, सही है। एबनॉर्मल क्वेश्चन में फेज डिफरेंस है 180 डिग्रीज का इन दोनों सोर्सेज के दरमियान, ये 2 वेव्स निकालनी। अब क्या होगा? अब सीन उलट हो जाएगा। अब जहां ब्राइट था वो बन जाएगा डार्क, और जहां डार्क था वो बन जाएगा ब्राइट। समझ में आ रही है बात? जी सर, समझ आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा इसको और इलैबोरेट कर रहा हूँ बाकी लोगों को। अच्छा, यानी कि जहाँ, अब देखो यहाँ पे डार्क स्पॉट है, कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस के ऊपर डार्क स्पॉट है। कैसे? एस पे बोला है देयर इज अ मिनिमम, मिनिमम का मतलब डार्क स्पॉट। तो इनमें से एस कहाँ हो सकता है इस वक्त? जहाँ कहाँ कहाँ डार्क स्पॉट है? 0 लैम्डा पे डार्क स्पॉट, 1 लैम्डा पे डार्क स्पॉट, ठीक है। जो पहले ब्राइट होते थे अब वो वाली जगह डार्क के लिए हो गई है, बिकॉज एबनॉर्मल क्वेश्चन में ये होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30, नहीं not 30, 29 we have left. 39 is a little difficult question, not much now, क्योंकि ये अपनी नौयत का तीसरा क्वेश्चन है जो आप अब कर रहे हैं। जून 2021 में 1-1 और 1-2, पेपर 1-1 और पेपर 1-2 दोनों में, याद है आपको वो ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन आए थे कि 2 वेव्स मारी थी, एक का ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर पे ओवरलैप हो रहा था। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन वहां पे डी सेम होता था, रिमेम्बर? वहां पे सेम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज हो रही थी, तो डी भी सेम था और थीटा भी सेम था।
यहाँ पे डी सेम नहीं है क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो। चले हमें सवाल पढ़ते, एक दफा आप लोग पढ़ लें, मैं 2 मिनट ले लें, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें। ओके अच्छा, अब ये क्या क्वेश्चन है, आप आई होप आपने पढ़ लिया। एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, एक सेकंड जी भाई, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसके ऊपर लेजर लाइट जिसकी वेवलेंथ 633 है, ये एक वेवलेंथ है। एक इसकी है रेड की, ठीक है, इसको लैम्डा आर बोल देते हैं। वो मारी गई है और ग्रेटिंग जो है उसकी इतनी लाइंस पर मिलीमीटर, ये एन है, इट्स नॉट डी। रिमेंबर डी बराबर होता है या एन बराबर होता है 1/d के, इसमें डी भी मिलीमीटर्स में होगा, ठीक है। तो लेट्स वो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई नहीं करें, मीटर्स में नहीं करें, हमें आंसर मिलीमीटर्स में ही देना। सो n इज 1/d, ठीक है। सो d इज लाइन स्पेसिंग एंड n इज नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर और पर मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमें ये n की वैल्यू दी। ओके, सो द बीम ऑफ रेड लाइट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय बीम ऑफ ब्लू लेजर लाइट, इसकी वेवलेंथ ये है, तो दिस लेट्स कॉल दिस ब्लू, लैम्डा b। रिप्लेसमेंट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अब इसके लिए हमने दूसरी ग्रेटिंग यूज की, लेकिन उस दूसरी ग्रेटिंग यूज करने के बाद भी क्या हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये n की वैल्यू है ब्लू की, वो उसी पोजीशन पे है जहां पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा यूज हुआ था रेड का। इसका मतलब ये कि जहां पे दोनों के फर्स्ट ऑर्डर थे, लेट्स से ये इसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये, तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का जो एंगल था, उसी जगह पे रेड का भी फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है और ब्लू का भी फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, मतलब सेम प्लेस के ऊपर, इसका मतलब सेंटर से सेम एंगल के ऊपर। तो इसका मतलब है थीटा सेम है दोनों के लिए, थीटा सेम है तो साइन थीटा भी सेम है दोनों के लिए, लेकिन डी डिफरेंट है दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला डिफरेंट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड। ऑलराइट, चलो, तो मैं यहाँ लिखूंगा डी साइन थीटा, जो इसका फॉर्मूला है डिफरेंट एन लैम्डा, दोनों के लिए, एक दफा रेड के लिए, एक दफा ब्लू के लिए, रेड रेड ब्लू ब्लू, साइन थीटा दोनों का। अच्छा, डी भी अलग है दोनों का, इसका ब्लू है और इसका रेड। तो अगर दोनों के साइन थीटा इक्वेट किया जाए तो ये हो जाएगा एन ब्लू लैम्डा ब्लू अपॉन डी, यानी कि डी होती है लाइन स्पेसिंग ऑफ ब्लू, इक्वल्स टू एन आर लैम्डा आर अपॉन, आपको याद हो अगर पिछले उन क्वेश्चन में डी भी दोनों के लिए सेम होता था तो हम डी को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम किसको कैंसिल करेंगे? एन को, क्योंकि दोनों के लिए एन की सेम वैल्यू है, वो है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। एन की वैल्यू ब्लू के लिए भी फर्स्ट है और रेड के लिए भी फर्स्ट, ठीक है। तो एन कैंसिल कर दिया, दोनों की वैल्यू 1। सो मैं बाकी चीजें इरेज कर दूं जरा, और सिर्फ जो रह गया वो बता दूं, बिकॉज आई हैव लिमिटेड स्पेस ओवर है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, लैम्डा बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू लैम्डा आर और डी आर, ठीक होगी बात। अच्छा, मैं यहाँ पे d को भी रिप्लेस करना चाहता हूँ n से, क्योंकि मुझे पता है d बराबर है 1/n के, नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, उससे d भी मिलीमीटर में होएगा, ठीक है। तो मैं d की जगह 1/n लिखूंगा, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो एन बी लैम्डा बी अपॉन एन आर लैम्डा। अब जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया वो सुन लें जरा, ये d की जगह मैंने लिखा है 1/, तो ये देखो 1/n, n होता है नंबर ऑफ लाइंस, d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इनका रिलेशनशिप ये है 1/। सो अगर लैम्डा बी डिवाइडेड बाय 1/n करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आएगी बात? तो ये है साइड वर्किंग। सो बेसिकली दिस इज वेयर वी हैव कम नाउ। आई होप इट इज क्लियर सो फार। ये इक्वेशन कैसे आई, आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब हमें काफी चीजें, 3 चीजें दी हुई हैं, चौथी निकालनी है, बात खत्म।
सो देखो सेम मेंटालिटी है, सिर्फ डी की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है दोनों के लिए, एन की वैल्यू सेम। अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में हमने डी साइन थीटा दोनों के लिए सेम होता था, तो हम n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 करते थे। वहां पे डी सेम था और थीटा सेम था, यहाँ थीटा सेम है, n सेम है, डी सेम है। और डी को रिप्लेस कर दो n से, जो कि नंबर ऑफ लाइंस वाला n, एक तो ऑर्डर वाला n था स्मॉल n, ये नंबर ऑफ लाइंस वाला कैपिटल n। ठीक होगी बात? सो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें जरा डेटा बता दें। ये है रेड लाइट की वेवलेंथ 633 और रेड के लिए लाइंस पर मिलीमीटर भी दिया हुआ, 600 लाइंस पर मिलीमीटर और वेवलेंथ है 633। इसको नैनो में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लू के लिए, ब्लू की जो वेवलेंथ है वो भी नैनो में ही रहने दे रहे हैं। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइंस फॉर ब्लू? लैम्डा भी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू? इट्स 445। कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ऊपर भी नैनोमीटर में, नीचे में नैनोमीटर। क्या आंसर आ रहा है जरा यहाँ से देख के मुझे बता दो। What is the answer here? Hello. ये इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जी 853 आ रहा है आंसर। ओके, तो डी हो जाएगा 850। 853 का मतलब है 850, सही, जो क्लोजेस्ट आंसर है। इसको 2 में राउंड ऑफ कर लें, इट्स गोइंग टू बी 850 पर मिलीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन से आंसर है नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर का। अगर पर मीटर चाहिए होता तो आप इसको कर सकते थे कि 1 मिलीमीटर में इतनी है तो उसको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर दे तो पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। क्वेश्चन नंबर 30, और ये तो ओ लेवल का सवाल है, इसको तो बता दे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती है ना। पॉजिटिव चार्ज इज लाइक एन एयर ब्लोअर, negative charge is like a vacuum cleaner. So which option is correct? 30 में easy O level का सवाल। बी। ठीक है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, सी करेक्ट होता अगर दोनों नेगेटिव्स होते तो सी भी करेक्ट होता। डी करेक्ट होता अगर दोनों पॉजिटिव होते तो डी करेक्ट होता। ठीक है, ओके, फिलहाल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। The diagram shows the thunder cloud where base is 500 meters। देखो ये एक पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन बन गया। समझ लो पैरेलल प्लेट है, ऊपर जो क्लाउड का बेस है उसने बोला हुआ है, क्लाउड का जो बेस है देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लाउड एंड द ग्राउंड इज 200। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि अगर ग्राउंड 0 वोल्ट्स पर है तो वो 200 एक्सपोनेंट 6 वोल्ट्स पर है, मेगा वोल्ट्स। ठीक है, 200 मिलियन वोल्ट्स। रेन ड्रॉप, अब एक रेन ड्रॉप है बेचारा बीच में गई, उसके ऊपर चार्ज जो है वो है 4 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम्स। ठीक है, और इनके पैरेलल प्लेट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ है डी 500 मीटर्स। हम इनको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, है ना। और हमें क्या पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप? तो वेरी इजी, E equals to V upon D and also E equals to F upon Q. We can equate these two. We can equate these two, and what do we get? We get V upon D equals to F upon Q. F चाहिए, Q को वहां multiply करना, F equals to VQ upon D. V is the potential difference between the plates, which is 200 exponent 6. Q is the charge, which is 4 exponent minus 12. D is the distance between the plates, which is 500. What is the answer? Easy ए question. आंसर आ रहा है सर, ए वाला आंसर आ रहा है। अच्छा मैं जरा चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड पे। 31. Yes, A is the answer. Correct. ठीक है, so A is the answer. Okay, question 32. भाई 31 तो बच्चों वाला सवाल था। ठीक है, so अगर आप अंदाजे लगाएं कुछ 6 सवाल होते हैं मुश्किल से, जो मुश्किल होते हैं। ठीक है,
बाकी तो हो जाते हैं. Okay, so the current in a metal wire is given by the equation I equals to नकवी. सही है, ये वही नकवी वाले भाई आ गए. अब ये देखो क्या फजूल सवाल है, मतलब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपसे ये पूछा. अब ये भी नहीं पता हो तो फिर अब क्या करेंगे. सर पर वॉल्यूम होता है ना वो D होगा. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल है. इसकी डेरिवेशन भी हमने की थी अगर आपको याद हो. फिर कैपिटल एन, सॉरी, फिर स्मॉल एन बराबर था कैपिटल एन अपॉन वी के. नंबर ऑफ चार्ज, ये कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर. दोनों को डिवाइड कर दो, स्मॉल एन आता है. ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कॉपर के अंदर फिक्स्ड होती है, भले कितनी बड़ी कॉपर की वायर क्यों ना हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एक ही है. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में एन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि कंडक्टर्स वो इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, v क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी. q होता है चार्ज ऑन वन कैरियर यानी कि वन इलेक्ट्रॉन. a इज विच एरिया, वायर का ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये I is the current. Okay, so the answer is D, number of charge carriers per unit volume. Okay, question number 33. Which word equation must be correct? अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की और 3 रेजिस्टर्स लगे. क्या क्वेश्चन में बोला हुआ ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है? पढ़े कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है आइडेंटिकल रेजिस्टर्स? नहीं. अगर बोला होता तो एक और चीज भी होती, तीनों पे R1 R2 R3 नहीं लिखा होता, तीनों पे क्या लिखा होता, R. अगर तीनों आइडेंटिकल होते ना तो सिर्फ R लिखा होता. रीजन वाई उन्होंने R1 R2 R3 लिखा है और कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये तीनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस हो सकती है. ऑलराइट, सेल क्या कर रहा है, पावर प्रोवाइड कर रहा है. पावर का फॉर्मूला होता है IV. सेल पूरे सर्किट को पावर प्रोवाइड कर रहा है. इनमें से कुछ पावर ये रेजिस्टर यूज कर रहा है और डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट. कुछ ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है. इन तीनों की पावर डिसिपेटेड ऐड कर लो तो वो होगी जो सेल ने लूज की है या जो सेल ने प्रोवाइड की है, ठीक है. अगर ये इक्वल रेजिस्टर्स होते तो सब इक्वल पावर डिसिपेट कर रहे होते, शायद नहीं, सब नहीं. ऊपर वाला ज्यादा कर रहा होता क्योंकि उसके पास करंट ज्यादा है, उसके पास करंट कम है उसके पास. खैर वो फिर हम देख लेते क्योंकि I²R से निकाल लेते कौन पावर ज्यादा डिसिपेट करेगा, ठीक है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं कि नहीं, या हम V²/R से कर लेते ज्यादा बेहतर. खैर फिलहाल तो सबसे जो करेक्ट इक्वेशन लग रही है वो कौन सी है, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स नहीं है हम कोई रिलेशनशिप नहीं लगा सकते भाई. रेजिस्टर्स ही आइडेंटिकल नहीं. अगर हम ये रिलेशनशिप लगाने की कोशिश कर भी लें V²/R, हाँ, तो क्योंकि R सेम नहीं है तो हम नहीं बता सकते, या R के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं. आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते तो हम कुछ ना कुछ बना सकते थे कि यार पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर डिसिपेट करेगी, नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस ज्यादा है वो कम पावर, इस तरह कुछ कर सकते. मगर अभी तो रेजिस्टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सेल जितनी पावर प्रोड्यूस करेगा वो पावर जो है वो ये तीनों रेजिस्टर्स मिला के खर्च करें. सो व्हाट इज द पावर आउटपुट, ये है इसका ऑप्शन सी करेक्ट. पावर आउटपुट ऑफ द सेल is the power dissipated in R1, power dissipated in R2, and power dissipated in R3. So C is the right answer. Okay. If we had relationships between resistances, then we would have gone into a little detail. Okay. Question number 34. एक एक करके class छोड़ रहे हैं. Okay. Question 34. बस थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन. 34. 34 में we have a cell of 6 volts and I can see two things in series. One is a fixed resistor and one is a diode. अच्छा, डायोड बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में लगा हुआ है बिकॉज ऐसे ही लगा होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड और करंट को अलाउ करता है. इसका ग्राफ जो है वो ये शो करता है कि एट लो वोल्टेजेस एंड लो करंट्स द डायोड हैज एक्सट्रीम हाई रेजिस्टेंस, ठीक है. And then at high voltage and high resistance, at high voltage and high current values,
the diode has low resistance. ये कभी कभार पूछा जाता है P2 में भी P1. खैर अभी ये तो नहीं पूछा, ऐसे ही बता रहा. ओके, सो डायोड का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ. नेगेटिव में ये यूं होता है बिल्कुल जीरो, इन्फिनिट रेजिस्टेंस फॉर नेगेटिव वोल्टेज, और नेगेटिव वोल्टेज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, अब हमें पता है करंट तो सेम रहता है, इसमें भी करंट 40 मिली एम्पेयर्स है और डायोड में भी 40 मिली एम्पेयर्स, लेकिन वोल्टेज शेयर हो रहा है दोनों में. ठीक है, कुछ वोल्टेज डायोड को मिल रहा है, कुछ रेजिस्टर को मिल रहा है. आपसे पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड रेजिस्टर. You should know V upon I, voltage of the resistor and current of the resistor. Current of the resistor is 40 exponent minus 3, 40 milliamperes. But what is the voltage of the resistor? Is this graph of resistor or diode? Is this a graph of a resistor? It's the graph of a diode. So diode is also getting 40 milliamperes. So almost how much volts is the diode receiving? A little less than 1.25. Huh? 1.2 होगा ये. 1.2. कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 1.2 के करीब है, क्योंकि 1.25 से थोड़ा सा कम है. सो बस 1.2 बोलो, करीब करीब आंसर आ जाएगा. हमें वैसे भी कोई एग्जैक्ट नहीं चाहिए, करीब चाहिए. सो आप कोई इसको 1.1 बोल दे तो मैं कहूंगा ठीक है बोल लो, लेकिन कोई 0.8 नहीं बोल सकता इसको, कोई 1.25 भी नहीं बोल सकता. 1 और 1.25 के बीच की वैल्यू है, और थोड़ा आप इंसानों की तरह दिमाग लगाएं तो 1.2 है. ठीक है, सो 1.2. अच्छा, मैं ये करूंगा, इट्स अ बिग मिस्टेक. क्यों? क्योंकि देखिए मैं ये तो डायोड की वोल्टेज को यूज कर रहा हूँ टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, व्हिच इज रॉन्ग. अगर रेजिस्टेंस ऑफ डायोड पूछता तो मैं यहाँ 1.2 लिख लेता, लेकिन अगर इसको 1.2 वोल्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 6 वोल्ट्स, तो इसको कितने मिल रहे होंगे? 4.8 वोल्ट्स, राइट? तो रेजिस्टर की वोल्टेज है 4.8 वोल्ट्स व्हेन अ करंट इज 40 मिली एम्पियर्स पासिंग थ्रू द डायोड. The diode receives 1.2 volts. That makes sense that the resistor must be getting the rest of the voltage, which is 4.8. Divide these two and you should get 120. All right, so 34 का आंसर है 1. Hold on. Okay, 34 का आंसर है 120. ठीक होगी बात? Okay, 35. Electrical cable consists of 7 strands of copper wire, each of diameter. एक इलेक्ट्रिक केबल है, उसके अंदर 7 कॉपर वायर्स हैं, 7 कॉपर वायर्स हैं. ठीक है, each of diameter, सातों का diameter ये है, connected in parallel. Okay, the resistivity of copper is this, the current in the cable is this, potential difference between 2 points on the cable. Okay, what is the potential difference between? Potential difference निकालने के लिए we need to know the resistance of the cable. Current in the cable is given as 13. Now, how to find resistance? Resistance का formula है rho L upon A, है ना? Rho L upon A. Rho हमें दिया हुआ है resistivity, L हमें ये देखना है 1. एरिया क्या यूज करेंगे? Strands of copper wire, each of diameter is. तो A का hold on. सर पहले एक स्ट्रैंड के रेजिस्टेंस निकालेंगे ना. एक स्ट्रैंड की रेजिस्टेंस निकालेंगे. रुक जाए जरा, मुझे सोचने दें इस बारे में. hold on. The cables are in parallel, है ना? Cables are in parallel. What does that mean? सर वो एक वायर में 7 स्ट्रैंड होंगी, अलग अलग तार होंगी.
अलग अलग तार और सबकी जो है सर एक का भी पोटेंशियल डिफरेंस सबका ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, क्योंकि पैरेलल में लगी है। एक सेकंड, करंट को भी सर 7 में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सब में एक बराबर जा एक रहा होगा। वायर की, अच्छा देखें, एक वायर की रेजिस्टेंस हम निकाल लें, अगर एक वायर की अगर हम रेजिस्टेंस, तो 7 की पैरेलल में निकाल लेंगे। सर इसका करंट आंसर कितना क्या आ है? रहा है? सी आ रहा है। करंट इन द केबल इज 13 है ना? जी सर। ठीक है यार, और सारी पैरेलल में लगी हुई है ना, तो जी देखो इसको ऐसा होना चाहिए, इसको फिर ऐसा होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो एक केबल की रेजिस्टेंस निकालेंगे हम और उसको फिर कर देंगे, ये देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, देखो ये स्ट्रैंड है, समझे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केबल्स हैं, लेट्स सपोज दे आर ऑल इन पैरेलल, और इस पूरी केबल में करंट है 13। कहाँ लिखा हुआ है? द करंट इन द केबल इज 13। जी और सर। इस केबल के अंदर अगर आप देखें, केबल के अंदर चार, कितनी वायर्स हैं? 7 वायर्स हैं। तो बड़ी सी केबल है, उसके अंदर 7 वायर्स हैं पैरेलल में। सो आप क्या करें, एक वायर की रेजिस्टेंस निकालो, जरा मुझे बताओ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मस्ट बी 1.72 exponent minus 8, length is 1 meters, area is pi by 4 d square. D is how much? 0.3 exponent minus 3 square. You will get the resistance of one wire. And then what is the resistance of the cable? Resistance of the cable is going to be 1/7 of this resistance of wire. जिस तरह अगर दो पैरेलल में लगी हुई हो, दो अगर पैरेलल में लगी हुई हो तो हम क्या करते हैं? सर 0.243 आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज गोइंग टू बी 1/7। यूं भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, वो जो 13 एम्पियर है जो सातों में जा रहा है, तो हर यू ये ज्यादा बेहतर। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द होल केबल, फाइंड द करंट इन द वन वायर। व्हाट विल बी द करंट इन वन वायर? 13/7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा गौर से सुनना है इस जी बात। जी सर। देखो ये पूरी केबल है, उसके अंदर ये 7 वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस पूरी केबल में करंट है 13 एम्पियर्स। तो इसका मतलब एक वायर के थ्रू कितना जा रहा होगा? 13/7, क्योंकि हर वायर की रेजिस्टेंस तो सेम है, तो करंट इक्वली शेयर हो रहा होगा इन सब में, राइट और रॉन्ग? अगर हर वायर की रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो करंट इक्वली शेयर हो रहा होगा। इक्वल रेजिस्टेंस है 13/7। 13/7 is the current in each wire. And what is the resistance of each wire? You can find rho L upon A. बाकी तो बात आसान है, रो की वैल्यू की दी हुई है, ये रही, L की वैल्यू 1 है, एरिया इज पाई बाय 4 d स्क्वायर, एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसका आंसर मैं अगर बताऊं, इसका आंसर है सर सी आ रहा है, सी 0.45। अच्छा, और हाँ इसका है भी सी आंसर है 0.45। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलें फिर एक काम करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है अभी इसके 5 क्वेश्चंस रह गए। लेट्स डू इट टुमारो एट, मैंने टाइम बता दिया कल का 2:30 पीसीएचएस वालों के लिए। ठीक है, पीसीएचएस वालों के लिए टाइम है 2:30, नहीं नॉट 2:30, 2 to 3:30। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चंस और फिर हम करेंगे जून 2020 पेपर 1-2। ठीक है, टुमारो after 4-5 these questions we'll start June 2020 paper 1-2।
ओके अभी जो ये पेपर है इसके जितने पुराने क्वेश्चंस हैं लेट्स डू इट अगेन ऑल योरसेल्फ एंड देन ये जो रिकॉर्डिंग की जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है पहले 20 क्वेश्चंस की वो भेजी हुई है ग्रुप पे उनसे टैली कर लो अगर कोई क्वेश्चन गलत है बट आई वुड सजेस्ट P1 में जो पेपर किए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस वापस से करो क्योंकि अभी तक याद नहीं होंगे जून का 1-2 शायद आपने करा दिया है ना? जून 20 का नहीं करा है जून 21 करवाया शायद नहीं सही सही। ओके ठीक है तो कल 2 से 3:30 at PCHS कैंप ओके चलो अल्लाह हाफिज